चलिए दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के एक और नए क्लास में इसमें हम मापन और देखिए जो हमारा इवेल्युएशन है, असेसमेंट है, मेजरमेंट है ना, उससे संबंधित 100 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। चलिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है। इस वीडियो में हमारा जो टारगेट है 100 लाइक्स का है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं मापन, आकलन और मूल्यांकन के बारे में। तो देखिए, मापन क्या होता है? तो मापन हम गुण को अंक देते हैं ना। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम इवेल्युएट करते हैं उसको अंक देते हैं। आकलन क्या होता है? तो आकलन जो है वह दो प्रकार से हमें आकलन मिलता है। एक तो हमें मिलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक मिलता है हमें समेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वह सत्र के दौरान चलते रहता है ना। और समेटिव असेसमेंट जैसे कि हमारा ये 6 माही एग्ज़ाम हो गया, हाफ ईयरली हो गया, है ना, क्वार्टरली एग्ज़ाम हो गया, मेन एग्ज़ाम हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। इवेल्युएशन क्या होता है? तो इवेल्युएशन जो है वह बच्चे के संपूर्ण भाग में हम उस हर चीज़ का अनुभव को ग्रहण करते हैं, जो सही गलत है ना, उसके सारे पक्ष का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यानी कि मूल्यांकन में आकलन और मापन दोनों ही क्या होते हैं, समाहित होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न में। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? ठीक है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की विशेषता नहीं बताना है। यह निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करती है, सही है। यह प्रत्येक विद्यार्थी की सामर्थ्यता और अल्पज्ञता को पहचानने में सहायक है, ये भी सही है। यह विद्यार्थियों को अपने कार्य की समीक्षा का अवसर देता है, जिससे वे सुधार हेतु विशिष्ट कदम उठा सके, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा है? हमारा डी ऑप्शन सही होने वाला है। यह निर्णयात्मक है, नहीं, निर्णयात्मक नहीं है। निर्णयात्मक किस में होता है? समेटिव असेसमेंट में होता है। ठीक है, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग में होता है, फॉर में नहीं होता है। ठीक है, मूल्यांकन का हेतु है, यानी कि हेंस नहीं है। लास्ट मूल्यांकन नहीं है, लास्ट मूल्यांकन समेटिव में आता है। और बाकी तीनों जो है वह क्या बता रहा है? फॉर्मेटिव असेसमेंट को बता रहा है ना। तो हमारा सही आंसर कौन है? डी है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? यानी कि किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो विद्यार्थी की अनभिज्ञता उजागर करके नहीं, अनभिज्ञता नहीं, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, है ना, इग्नोरेंस नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड। देखिए, इंफॉर्मेशन जो लोड होता है उसे हम इंक्रीज नहीं करेंगे बल्कि डिक्रीज करेंगे, है ना। इंफॉर्मेशन में टीचर बेस्ड हो जाता है। अगला है, तो यहाँ पास ये वाला ऑप्शन दोनों कैंसिल हो गया। उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसके संवाद ग्रहण को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, है ना। हम क्या करेंगे, बच्चे का दृष्टिकोण स्थापित करेंगे, है ना, उसके प्रति क्या करेंगे, दृष्टिकोण स्थापित करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न का चौथा ऑप्शन नीचे है ना। चलिए सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं तीसरा प्रश्न में। देखिए तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन औपचारिक से अनेक तरीकों का प्रयोग करके किया जाता है, तो ये तो ठीक है। असेसमेंट ऑफ पर्सनल सोशल क्वालिटीज़, है ना, तो ये होनी चाहिए। व्यक्तिक सामाजिक गुणों का आकलन होना चाहिए। आकलन के संकेत जांच सूची के आधार पर किया जाता है, तो ये भी क्या होता है, हमारा व्यापक और सतत मूल्यांकन में आ जाता है। ठीक है, शैक्षिक सत्र का आकलन केवल, देखिए केवल जो है वह निगेटिव पॉइंट हो गया। केवल विश्वसनीय निर्णायक पर पहुंचने के लिए करते हैं क्या? नहीं करते, है ना। तो जो गलत पूछा है वो हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन में विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं, तो ये तो शामिल होते हैं, ये सही है ना।
तो निगेटिव पॉइंट ऑप्शन सी था, तो सी उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्कूली शिक्षा में टीएलएम का अभिप्राय किससे है। देखिए टीएलएम का अभिप्राय क्या होता है, तो यहाँ पर हमें टी से क्या हो जाता है, टीचिंग, एल से हो जाएगा लर्निंग और एम से हो जाएगा मटेरियल, है ना। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारा ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है, यानी कि यूनिट टेस्ट से जो संबंधित नहीं है वो बताना है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, योगात्मक आकलन या फिर पूर्वानुमानिक परीक्षण। अब देखिए हम बच्चे का मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण नहीं करते हैं, है ना, ऐसा एनईपी 2020 भी नहीं कहता है। ठीक है, हम बच्चे का स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत है, और गलत ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला है छठवां प्रश्न। देखिए छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या अधिगम के आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं ना। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट जैसा है ना। तो अब देखिए समेटिव असेसमेंट में वार्षिक परीक्षा ली जाती है ना। कैसी परीक्षा ली जाती है, वार्षिक परीक्षा पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उदाहरण नहीं है पूछा है। देखते हैं, छात्रवृत्ति परीक्षा ली जाती है, सही है, समेटिव असेसमेंट का ये भाग है, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग का भाग है। भर्ती परीक्षा भी ली जाती है, तो ये भी ए से हो गया। गृह कार्य जो है वह फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा, ठीक है, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग में आ जाएगा। और वार्षिक परीक्षा जो है ये भी किस में आ जाएगा, हमारा समेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या मिला है, ऑप्शन सी मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है। अधिगम के लिए यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की विशेषता नहीं है, ये बताना है। यह वर्णनात्मक प्रकृति का होता है, यानी कि इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, दूसरा है यह छात्रों से गलती न करने की आशा करता है। नहीं, छात्रों की जो गलती है वो सीखने में सहायक होती है ना, नहीं करने पर आशा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो 100% वाला गलत है, और 100% वाला गलत यहाँ पर मिल गया है हमें, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है। कक्षा में जो शिक्षण सामग्री होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, तो उसका सही महत्व क्या होता है। इससे उत्सुकता बढ़ती है, ठीक है, इससे एकाकीपन समाप्त होता है, ये भी हम कह सकते हैं। यह प्रशासनिक अपेक्षा है, इससे अधिगम में वृद्धि होती है। तो देखिए जो लर्निंग मटेरियल होता है ना, या फिर शिक्षण सामग्री होता है, वो क्या करता है, अधिगम में वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, वृद्धि करने का काम करता है। तो इन्हेंस लर्निंग, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, अगला है 499। देखिए यहाँ पर कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता है। प्रतिपुष्टि यानी कि हम जो फीडबैक देते हैं उसका क्या अर्थ निकलता है, ये पूछ रहा है। यह प्रशासनिक अपेक्षा का अंक है, नहीं है। ठीक है, बालकों के अधिगम स्तर के बारे में अभिभावकों को सूचित करना है क्या, नहीं है, ये भी। ठीक है, ये भी गलत हो गया हमारा। अगला है आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर गुंजाइश पर आधारित, यानी कि स्कोप है इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट का। तो ये है ना, फीडबैक से बच्चे में हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, विद्यालय के अनुदान को स्वीकृत करना नहीं है। ठीक है, तो बाकी तीन ऑप्शन जो है वह गलत हो गए, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है 500 नंबर प्रश्न, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, शैक्षिक सत्र के अंत में चलता है, नहीं, उसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। कागज़ पेंसिल परीक्षण होता है, देखिए कागज़ पेंसिल परीक्षण भी नहीं होता, उसे भी हम क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट कहते हैं।
ठीक है। नियमित और सर्वाधिक नियमित और सर्वाधिक आधार पर मूल्यांकन है, यानी कि इवेल्युएशन ऑफ रेगुलर एंड पीरियोडिकल बेसिस पे होता है, तो ये सही है। हम डूरिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं ना, किसको, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा होता है, डूरिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। चलिए, एमसीक्यू टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न 501 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन वन ऑफ क्लास टेस्ट मोस्ट ऑफ यूर स्टूडेंट अचीव वेरी लो मार्क्स, यानी कि कोई बच्चा जो है वह क्लास टेस्ट में बहुत कम मार्क्स लाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यू विल लाइक एडमिनिस्टर, यानी कि आप इनमें से कौन से टेस्ट को अपनाएंगे उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहला है अनदर अचीवमेंट टेस्ट, से आप उससे तुलना करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। हम बच्चे का तुलना नहीं करते हैं। हम क्या देंगे उसको, डायग्नोस्टिक टेस्ट देंगे। क्या टेस्ट देंगे, डायग्नोस्टिक, की उसने कहाँ पर गलती की है, उस कारण का हम क्या करेंगे, पता करेंगे और उसको निदान करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला प्रश्न है 502 नंबर प्रश्न। यहाँ पर बोल रहा है कि द बेस्ट रेशनल फॉर यूज एवी एड्स, यानी कि ऑडियो विजुअल एड की बात हो रहा है। यहाँ पर किसकी बात हो रहा है, ऑडियो विजुअल एड की, ठीक है। ऑडियो और विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड की बात हो रहा है, यानी कि दृश्य और श्रव्य सामग्री की बात हो रहा है। तो ऑडियो विजुअल एड्स लाई इन द फैक्ट दैट इट क्या करता है, इज जस्ट अदर वे ऑफ डूइंग थिंग, है क्या, नहीं है, ठीक है। ये तो नहीं करेंगे, है ना। चलिए दूसरा देखिए, मेक्स लर्निंग कॉन्क्रीट, ये हो सकता है ठोस रूप में हम लर्निंग को बनाते हैं ना। एक्टिवेट्स अवर टू सेंसेस, यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड होता है वो दो तरफा होता है। कैसा होता है, दो तरफा होता है, ठीक है। फैसिलिटीज टीचिंग लर्निंग नहीं है, ठीक है, फैसिलिटेट नहीं करता है ये। तो हमारा इसका सही आंसर क्या मिलेगा, एक्टिवेट करता है हमारे सेंसेस को, क्या करता है, हमारे सेंसेस इंद्रियों को वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न में। देखिए अगला है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है, ये पूछा है। वास्तविक और वांछित प्रदर्शन के बीच दूरी कम करने के एक उपकरण के रूप में मूल्यांकन का प्रयोग करता है सतत मूल्यांकन, सही है ना। दूसरा है स्मरण को सभी अधिगम का आधार मानता है, ये भी सही है। तीसरा है छात्र द्वारा सीखने की प्रक्रिया और सीखने के माहौल के बारे में उचित निर्णय लेता है। देखिए इसको भी हम कह सकते हैं, डी ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक पहलुओं को विकसित करने में सहायता करता है, तो ये भी सही है ना। देखिए यहाँ पर चारों मिल रहे हैं, लेकिन हम एक बार और पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर बी में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है। टू मेक मेमोराइजेशन नहीं करना है ना, क्या नहीं करना है, हमें मेमोराइजेशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मेमोराइज करने की बात हो रहा है, तो जो हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन होता है वो मेमोराइज करने की बात नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या मिला हमें, ऑप्शन बी मिला है। आगे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 504 नंबर, नैदानिक और रचनात्मक आकलन चरण है, यानी कि देखिए जो हमारा डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट्स है उसके दो फेज क्या हैं, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, टीएलएम की गुणवत्ता का आकलन, या फिर अधिगम के लिए आकलन। तो देखिए जो हमारा डायग्नोस्टिक है
और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो किसके अंतर्गत आता है? अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, शिक्षा के प्रक्रम में निम्नांकित में से किसका मूल्यांकन करना जो है वह कठिन होता है? शिक्षण विधियों का, विषय वस्तु का, धारणाएं एवं मूल्य का, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य का? तो देखिए सबसे कठिन होता है हम किसी का धारणा और मूल्य का हम जब इवेल्युएशन करते हैं ना, उसके मूल्य और धारणा का जब हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, तो वो सबसे कठिन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए ऑप्शन 2 अगले पेज पे है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक अध्यापक से एक दी हुई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है? ज्ञान का, बोध का? तो देखिए अगर किसी कहानी का हम सार लिख रहे हैं, है ना, तो हम कहानी को क्या कर रहे हैं? बोध कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो यही मिल गया है। ठीक है, बी ऑप्शन। जब भी हम किसी भी टॉपिक्स के बारे में अगर लिख रहे हैं या फिर उसका हम, है ना, तो वो जो बोध स्तर, ज्ञान स्तर क्या कहता है? तो ज्ञान स्तर जो है हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं ना। कॉम्प्रिहेंशन क्या बताता है? कि किसी चीज़ को जो को हम ग्रहण कर चुके हैं उसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं, तो यही एक विचार विमर्श है ना। चलिए आगे देखेंगे। संश्लेषण विश्लेषण तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है 507 नंबर प्रश्न। 507 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है? दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट का, क्वेश्चनर का, प्रोजेक्ट का, या फिर पोर्टफोलियोज का? तो देखिए हमें क्या करना है, मात्रात्मक डेटा लेना है ना, हमें एनालाइज करना है। तो हम किसके द्वारा करेंगे? प्रश्नावली के द्वारा करेंगे। ठीक है, प्रश्न पूछ के हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अगला है 508 नंबर प्रश्न। देखिए 508 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता ये है, अबोधगम्यता नहीं, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, ये नहीं है, है ना। तो अच्छी विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है 509 नंबर प्रश्न। देखिए लर्निंग इन क्लासरूम इन्हेंस बाय, यानी कि हम क्लासरूम में अधिगम को किस प्रकार इन्हेंस करेंगे, ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए लर्निंग को हम इन्हेंस किसके द्वारा कर सकते हैं? श्रव्य दृश्य उपकरण का प्रयोग करके। किसके द्वारा कर सकते हैं? तो श्रव्य दृश्य उपकरण का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला है 510 नंबर प्रश्न। स्कूलों में आकलन का प्रयोजन है, स्कूलों में आकलन का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या होता है? अधिगम स्तर की जांच करना और उपचार करना। दूसरा है विषय की समझ के स्तर का मापन, ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन, या फिर अभिवृत्ति को जानना। तो देखिए जो आकलन है, असेसमेंट है, वो क्या कहता है कि विषय को हम किस स्तर तक समझे हैं, है ना, उसका हमें क्या करना है? मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला है हमारा 511 नंबर प्रश्न। अनुदेशात्मक सामग्री मूलतः क्या है? जो इंस्ट्रक्शनल में मटेरियल है, अनुदेशात्मक सामग्री है, वो असल में होता क्या है? यह कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या फिर परीक्षा सामग्री है? तो देखिए परीक्षण सामग्री, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईसीटी के भाग होते हैं। ये किसके भाग में है? ऑप्शन ए, यह एक क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न 512 नंबर। साक्षात्कार के दौरान अध्यापक
निम्नांकित में से किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी कि हम जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो कौन से गुणवत्ता का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो किस पक्ष का हम असेसमेंट करेंगे, उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन का। किसका करेंगे कि वो बच्चा जो टीचर बनना चाहता है वो अच्छे कम्युनिकेटर है या नहीं है, उसको देखना है, और उसकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो किस लेवल की है वो देखते हैं, है ना। तो साक्षात्कार ये होता है। आगे देखेंगे, अगला है 513 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, यानी कि जो सत्य नहीं है वो बताना है। सहपाठी आकलन विद्यार्थी को अपने अधिगम को मजबूत बनने में सहायता करता है, यानी कि ये तो सही है। ठीक है, पहला वाला तो सही हो गया। दूसरा है सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह ज्ञान यानी कि जो मेटा कॉग्निशन है में मेटा कॉग्निशन कौशल विकसित करने में सहायता करता है। यानी कि देखिए मेटा कॉग्निशन हम कब करते हैं, तो मेटा कॉग्निशन का अर्थ होता है स्वयं के ज्ञान पे ज्ञान करना। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में जानता हूँ तो उसके बारे में मैं और सोच रहा हूँ, है ना, तो इसमें मुझे सहपाठी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेटा कॉग्निशन खुद के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, अगला है सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीख लेता है, ये सही है। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी संकल्पनाओं और कौशल स्पष्टता का अभ्यास करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत कौन सा है, ऑप्शन गलत है ऑप्शन बी। ठीक है, और यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न 514 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक समप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है। अब ये समप्राप्ति परीक्षण यानी कि फंक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए अचीवमेंट के टेस्ट का कौन सा फंक्शन नहीं है ये बताना है। यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक किस विषय का ज्ञान प्राप्त किया, ये एक अचीवमेंट टेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की हम अचीवमेंट टेस्ट में क्या करते हैं, तुलना भी करते हैं। ठीक है, अधिगम कठिनाइयों का निदान भी करते हैं। भावी सफलता स्तर की भविष्यवाणी करना नहीं आता है। ठीक है, हम अचीवमेंट टेस्ट में भविष्यवाणी नहीं करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बच्चे ने किस तक मतलब कि कहाँ तक सीखा है, हम बच्चों का क्या करते हैं वहाँ पर अंतर भी देखते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे का तुलना भी करते हैं अचीवमेंट टेस्ट में, लेकिन हम क्या नहीं करते, तो उसको भविष्य के लिए तैयार नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है। यानी कि टीचर में टेस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक बाई, यानी कि टीचर का जो कैरेक्टरिस्टिक है बनाया गया वो कौन सा है ये पूछा है। ठीक है, असीमित तुलनाओं और व्याख्याओं के लिए क्षेत्र नहीं, असीमित तुलना नहीं होता है। यथासंभव दक्षताओं को कवर करने के लिए उनके क्षेत्र नहीं, ये भी नहीं आएगा। अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करना है ना, मोटिवेट करना है हमें संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण और दोष का क्या करना है, हमें निदान करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। एक समान निर्देशन देना है, नहीं देना है, क्योंकि देखिए एक समान हम निर्देशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे जो है वह इंडिविजुअल होते हैं ना, इस वजह से नहीं दे सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज नॉट ट्रू। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है ये बताना है। स्व आकलन यानी कि स्वयं का जो आकलन है छात्रों को उनके स्वयं के अधिगम में प्रकाश डालने में सहायता करता है, सही बात है। ठीक है, पहला सही हो गया। दूसरा देखते हैं, स्व आकलन छात्रों की सह संज्ञान, यानी कि देखिए स्व आकलन जो होता है वो बच्चे के मेटा कॉग्निशन में सहायता करता है, ये भी सही है। छात्रों की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से अपने अधिगम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। यानी कि छात्रों की जो परस्पर क्रिया है, छात्रों की परस्पर क्रिया यानी कि जो पीयर असेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, इंटरेक्शन है, वो क्या करता है के माध्यम से अपने अधिगम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है, ऐसा हम
नहीं कह सकते। स्व आकलन के बारे में देखिए, स्व आकलन छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है, तो ये सही है, लेकिन ये थोड़ा गलत है ना। सेल्फ असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन। नहीं नहीं, ये नहीं आएगा है ना, सी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक अध्यापक खराब, संतोषजनक, औसत, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जैसे गुणात्मक शब्दों में विद्यार्थी के कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर रहा है। वह किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है? यानी कि यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि अध्यापक जो है वह खराब है, सही है, औसत है, अच्छा है, बुरा है ना। तो ये एक प्रकार की किस में आ जाती है? तो ये किस में आ जाती है? रेटिंग स्केल में आ जाती है ना। रेटिंग स्केल क्या होता है? तो रेटिंग स्केल एक प्रकार का ऐसा स्केल होता है जिसमें 5 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 5 खंड होते हैं। ये बताता है कि वेरी बैड को, ये किसको बताता है? वेरी बैड को। ये बताता है बैड को, ये बताता है एवरेज को, इसको बताता है औसत को, ठीक है, और एवरेज को। ये यानी कि ये बताता है एवरेज, यानी कि हम कह सकते हैं गुड, है ना। तो ये बताता है गुड को, ये बताता है वेरी गुड को, और ये बताता है एक्सीलेंट को। किसको बताता है? एक्सीलेंट को बताता है, ठीक है। तो ऐसा हमारा एक रेटिंग स्केल होता है, ठीक है। अब बच्चा जो है वह किस दिशा में है, इस स्केल से हम पता चल जाता है कि वो कितना अच्छा है, खराब है, बुरा है ना। तो उस किसके अंतर्गत आ जाएगा? रेटिंग स्केल के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद में नियोजित मूल्यांकन रणनीति नहीं है? ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन सा असेसमेंट नहीं आता है। तो कौन सा असेसमेंट नहीं आता है? इकाई परीक्षण नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? इकाई परीक्षण। मौखिक चर्चा आता है, मनोदशा मन चित्रण आता है, हस्तक्रियाएं भी जो है इसके अंतर्गत आता है, लेकिन इकाई परीक्षण जो है वह समेटिव असेसमेंट का भाग होता है, ये नहीं आएगा। बाकी तीनों जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी हम रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए इसके एक ऑप्शन जो है वह नीचे दिया गया है, तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कि कौन सा एक है जो सही है। मूल्यांकन एक दिए गए परिदृश्य को परिमाण बताने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है, ये भी सही है। मूल्यांकन मात्रात्मक गुणात्मक जानकारी, है ना, दोनों जानकारियों पर विचार करके किसी परिदृश्य का मूल्यांकन यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यानी कि जो मूल्यांकन है मात्रात्मक गुणात्मक, है ना, दोनों जानकारी पर विचार करके किसी परिदृश्य पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। यहाँ पर सही कथन पूछा है तो सही सबसे ज़्यादा यही लग रहा है ना। मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो मूल्यांकन एक परिदृश्य को परिमाण करने की प्रक्रिया, यानी कि इवेल्युएट इन प्रोसेस ऑफ क्वालिफाइंग अ गिवन फिनोमिना, ठीक है। ये भी बाकी भी सही है, लेकिन 100% सही हमें मिल चुका है कि मूल्यांकन जो है वो कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है ना, जो जानकारी को क्या करता है? विचार में बदलता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 520 नंबर। निम्नांकित में से क्या अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यता, यानी कि जो अधिगम करता है उसके बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं है? न्यूनतम अधिगम और भूतकालिक अधिगम का प्रयोग, यानी कि देखिए न्यूनतम अधिगम कहने का मतलब है नूतन अधिगम, सॉरी नूतन अधिगम, नूतन मतलब नया, है ना। न्यू लर्निंग एंड यूज ऑफ पास्ट लर्निंग, तो ये तो आएगा, ठीक है। स्थिति की मांग को पूरा करना, ये भी आएगा। ठोस नीतिगत निर्णय करना और नैतिक निर्णय लेना, ये भी है। अधिगम के समक्ष आने वाली समस्या का समाधान, देखिए अधिगम के समक्ष आने वाली समस्या का समाधान जो है वह
किस में नहीं आएगा, मापन का परीक्षण में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हम मापन कर रहे हैं उस समय हम क्या कर रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहे हैं, है ना, हम मापन के स्टेज में पहुंच चुके हैं, ना कि समस्या समाधान की स्टेज में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अभिकल्प कैसे बनाना चाहिए, यानी कि हाउ द टीचर शुड डिज़ाइन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। टीचर जो है वह जो शिक्षण शैली है ना, टीचिंग है, उसको किस प्रकार से बनाएगा, सुसज्जित कक्षा, दृश्य श्रव्य सामग्री युक्त बनाएगा। इस अभिकल्प इस प्रकार बना, यानी कि जो जो भी डिज़ाइन वगैरह कुछ तैयार करेगा उसको इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे वांछित अधिगम परिणाम की प्राप्ति हो सके, यानी कि यही जो है वह सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 522। देखिए यहाँ पर निम्नांकित में से क्या कक्षा के श्रव्य अनुदेशात्मक सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य यानी कि सुनने से संबंधित है, श्रव्य यानी कि सुनने से, है ना। तो देखिए रेडियो, टेलीविज़न, चार्ट, त्रिआयाम मॉडल, मॉडल तो नहीं है, चार्ट भी नहीं है, टेलीविज़न जो है वह सुनने और देखने दोनों है, लेकिन रेडियो जो है वह केवल सुनने से संबंधित है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रेडियो हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने के अधिक आसार होते हैं, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उसमें कौन सा प्रकार का आप मूल्यांकन करेंगे तो असफल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, साथियों द्वारा मूल्यांकन कराएंगे, सही बात है, छोटे बच्चे हैं, साथियों द्वारा उनको मूल्यांकन आप करा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को हमें सेल्फ इवेल्युएशन नहीं कराना है। ठीक है, छोटे बच्चों को क्या नहीं कराना है, स्व मूल्यांकन हम किसे कराते हैं, मिडिल या फिर अपर प्राइमरी, है ना, अपर प्राइमरी या फिर मिडिल हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, है ना, इस पे हम क्या कराते हैं, स्व मूल्यांकन करा, यानी कि बच्चे में स्व विवेक की अगर संभावना ही नहीं है तो हम वहाँ पर स्व मूल्यांकन नहीं करा सकते। ठीक है, बाकी सभी चीज़ तो हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, अगला है 524 नंबर प्रश्न है, सही कथन की पहचान कीजिए। देखिए सबसे पहला कथन क्या बोल रहा है कि जो रचनात्मक आकलन में विद्यार्थी के कार्य का मूल्यांकन करने की सर्वाधिक परंपरागत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड का बोल रहा है ना। चलिए तो ये तो ट्रेडिशनल नहीं आएगा, गलत हो गया। रचनात्मक आकलन के परिणाम का प्रयोग छात्रों को रैंक देने से है, नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना। अब है तीसरा, रचनात्मक आकलन छात्रों की आवश्यकता की पहचान करता है ताकि वे स्व आकलन कर सके और समझ सके कि किस प्रकार सुधार करना है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का है ना। अगला है, रचनात्मक आकलन बाह्य अभिप्रेरणा को प्रोत्साहन देता है, तो बाह्य अभिप्रेरणा को प्रोत्साहन देता है, लेकिन ये जितना सी अच्छा है उतना डी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए उसको फेमिलियर होना चाहिए, ये तो सही है, मतलब कि उसको कैसा होना चाहिए, परिदृश्य फेमिलियर होना चाहिए, है ना, आकर्षकता भी होनी चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए। ठीक है, सिंगल यूजेस नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सिंगल यूजेस नहीं होना चाहिए, तो सी ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, नवीनता भी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 526 नंबर, अधिगम का आकलन, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बाद, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग निम्नलिखित में से क्या अध्यापक की जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती। ठीक है, यानी कि नॉट वाला देखना है हमें। यह सुनिश्चित करना कि छात्र ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है, ये तो सही कथन है। निर्णयों के आधार पर
निर्णयों के आधार हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना। देखिए पर्याप्त साक्ष्य एकत्र नहीं करते हैं, है ना, हम कोई भी एविडेंस एकत्र नहीं करते या फिर कभी। अगले प्रश्न, अगले ऑप्शन को देखते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए असीमित समय देना, असीमित समय और नहीं देंगे, ये तो और पूरा गलत है ना। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। विद्यार्थी के समक्ष आ रही चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। ठीक है, तो दो आंसर यहाँ पर तो सही है और एक जो है वह 100% गलत है, एक हमको 50% कह सकते हैं ना। तो साक्ष्य को एकत्र करना उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला देखिए 527 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आकलन एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा कुछ परिदृश्य के गुणों का परिमाण बनाया जाता है, है ना। चलिए कह सकते हैं आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ ज्ञात उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है ना। तो हम कैसे उद्देश्य, आकलन कैसा होता है, आकलन में सबसे पहले एक उद्देश्य होता है ना, उसी उद्देश्य के प्रति हम क्या करते हैं, किसी बच्चे का असेसमेंट करते हैं, असेस करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य होना जरूरी है। आगे भी देख लेते हैं सी और डी को। सी और डी क्या कह रहा है, आकलन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारी पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आकलन विद्यार्थियों की परीक्षा लेने और ग्रेड देने की प्रक्रिया, तो ये तो गलत हो गया, ये भी सही हो रहा है। बाकी तीन ऑप्शन जो है वह सही हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर निम्नलिखित में से सही कौन है, तो देखिए सबसे पहली प्राथमिकता हम उद्देश्य वाले को देंगे। ठीक है, सबसे पहली प्राथमिकता हम किसे देंगे, उद्देश्य को, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कोई एक उद्देश्य ही बनाएंगे ना आकलन के लिए, क्या बनाएंगे, उद्देश्य ही बनाएंगे। उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, किसी बच्चे का असेस करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, चलिए तो उद्देश्य हमारे लिए ज़रूरी होता है, इसलिए हम ऑप्शन बी पे चलते हैं। ठीक है, और यही सही होगा। चलिए देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति उपलब्धियों की जानकारी एकत्र करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। ठीक है, आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ ज्ञात उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है ना। बिना उद्देश्य के हम आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न 528, निम्नलिखित में से क्या एक अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता नहीं है। यह सीमित मात्रा में दक्षताओं को कवर करता है, नहीं, सीमित मात्रा में नहीं हो सकता, है ना। अगर अध्यापक जो है वह कोई परीक्षण के लिए जो भी योजनाएं बनाएगा तो वो सीमित के लिए नहीं बनाएगा, है ना। यह विद्यार्थी की अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करने में सहायता करता है, ये तो सही है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसे व्यापक तुलना करने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उसके नीचे ऑप्शन है। इसमें बोल रहा है कि सामान्यतः निम्नांकित में से किस कार्यकलाप में विद्यार्थी में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है। विद्यार्थी का स्व आकलन पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है, विद्यालय का जो स्व आकलन है इसमें पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है, हो सकता है ना। क्योंकि बच्चा जो है वह स्व आकलन कर रहा है तो वो कुछ भी आकलन कर सकता है ना। अपने बारे में वो बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई अपने बारे में बुरा नहीं लिखेगा। तो ये एक क्या है, पक्षपात पूर्ण प्रवृत्ति के अंतर्गत है। ठीक है, अगले ऑप्शन को देखते हैं। कक्ष में अधिगम का आकलन करेंगे तो वो पक्षपात पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, बालकों द्वारा अधिगम का यदि आकलन किया जाएगा तो पक्षपात पूर्ण नहीं होगा। समग्र विकास का आकलन करेंगे तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये यहाँ पर हमारा जो पहला है विद्यालय का जो स्व आकलन है ना। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट ऑफ द स्कूल क्या हो सकता है, हमारे पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ए ऑप्शन लेंगे। अगला देखिए क्यों है ये भी समझते हैं। सामान्यतः विद्यालय
एक स्व आकलन वह कार्यकलाप है जिसमें विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि स्व आकलन में विद्यार्थी में सभी को समान अंक देने की प्रवृत्ति होती है, जिससे छात्र मूल्यांकन करने में स्वयं को अयोग्य महसूस करते हैं। ठीक है। इसमें छात्र अपने साथियों के संबंध में निर्णय लेने में अनुचित हो सकता है, यानी कि यहाँ पर मान के चलो कि 2 3 4 विद्यार्थी है ना। अब विद्यालय ने क्या किया कि इसको दे दिया है 90, इसको भी दे दिया 90, इसको दे दिया 80, इसको दे दिया 70, है ना। मान के चलो ऐसे अंक अगर दे दिए हैं, तो अगर विद्यालय के द्वारा दिया गया है तो बच्चे जो है वह इस पर आकलन नहीं कर सकते, है ना। बच्चे इस पर इस टाइम आकलन नहीं कर पाएंगे कि इसके क्यों 90 है, इसके क्यों 80 है, 70 है ना, इस पर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 530 नंबर। निम्नांकित में से क्या मूल्यांकन की युक्ति है, यानी कि मूल्यांकन की कौन सी युक्ति है। मूल्यांकन, मापनी, परियोजना, वाद विवाद, समूह में विमर्श। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा है। रेटिंग स्केल एक मूल्यांकन उपकरण के अंतर्गत आता है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला है इफेक्टिव फीडबैक ऑन लर्निंग, यानी कि अधिगम से संबंधित क्या देखना है, प्रभावी प्रतिपुष्टि देखना है। ठीक है। इसे अधिगमकर्ता के सबल और दुर्बल पक्ष की पहचान की जाती है। ठीक है। अधिगमकर्ता का परिपक्वता स्तर देखा जाता है, प्रतिपुष्टि से नहीं देखा जाता। पहचान की जाती है फीडबैक देकर के, है ना। ठीक है। अगला है अधिगमकर्ता की बुद्धि लब्धि देखी जाती, नहीं देखी जाती। अधिगमकर्ता के सामाजिक पृष्ठभूमि को देखा जाता है, नहीं देखा जाता। तो सही आंसर इसका क्या है, इफेक्टिव जो फीडबैक है लर्निंग के समय, तो वो हो जाएगा अधिगम के सबल, यानी कि जो सही और गलत के टाइम, गलत का क्या करता है, ये फीडबैक देता है। ठीक है। यानी कि अच्छे बुरे का क्या करता है, असेस करता है। ठीक है, फीडबैक। आगे देखेंगे, आलोचनात्मक चिंतन परीक्षण के लिए अधिगम मूल्यांकन में किस प्रकार के प्रश्न अपेक्षित हैं। संवृत्त प्रश्न के प्रश्न, मौखिक प्रश्न, अनावृत्त विवृत्त यानी कि ओपन टाइप के, या फिर ओपन बुक टाइप आलोचनात्मक चिंतन में। ठीक है। तो देखिए आलोचनात्मक चिंतन में हम कैसे प्रश्न लेते हैं, ओपन टाइप के प्रश्न लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है 533 नंबर। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नांकित में से किस प्रकार के मूल्यांकन से बालक की दुर्बलता यानी कि कमजोरी दूर होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में कैसे असेसमेंट, देखिए बालक की दुर्बलता फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिव में भी हो सकती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन से बालक की दुर्बलता यानी कि कमजोरी दूर होती है। तो नैदानिक से होगा। ठीक है, डायग्नोस से होगा। चलिए फॉर्मेटिव के अंदर में हम डायग्नोस पढ़ते हैं, तो वो जो है वह स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए बना होता है कि कमजोरियों को क्या करता है, हटाता है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, तो कम्यूटेटिव ये नहीं आएगा, अनौपचारिक भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, कक्षा में अवलोकन का मुख्य प्रयोजन क्या है, यानी कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। पर्यवेक्षण की शैक्षिक अवधारणा सुनिश्चित करना, यानी कि इंश्योर करना एकेडमिक रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरवाइजर। दूसरा, अध्यापक की क्षमता का मूल्यांकन करना ऑब्जर्वेशन है क्या, नहीं है। ठीक है। अध्यापक का आत्मनिरीक्षण सुनिश्चित करेंगे क्या, नहीं करेंगे, उसके आत्मनिरीक्षण को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, है ना। विद्यालय से अध्यापक के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, नहीं। देखिए ये तो फीडबैक जो है वह ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत नहीं है। हम ऑब्जर्व किसको करते हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को उस सुपरवाइज़र के तहत, है ना, यानी कि सुपरवाइज़र के बिहाफ पे। ठीक है। पर्यवेक्षक के शैक्षणिक आवश्यकता सुनिश्चित करना ही क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 535 नंबर। चलिए देखते हैं, कक्षा 9 की बात हो रहा है। कक्षा 9 में एक उपलब्धि परीक्षण किया गया। परिणाम यह दर्शाता है कि 40% छात्रों ने
40% से कम प्राप्तांक पाए। प्राथमिकता के आधार पर क्या किया जाए कि इस समूह के अधिगम स्तर में सुधार हो? क्या किया जाना चाहिए? तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। ठीक है, कारण को जानने का प्रयास करेंगे, फिर उपचार देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न 536 नंबर। 536 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि कोई विद्यार्थी आरोप लगाता है कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में पक्षपात हुआ है तो आप उस छात्र से कैसे निपटेंगे? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि आप, चूंकि आपकी मान्यता है आपके विद्यालय में पक्षपात नहीं हो सकता, नहीं, हम अपने मान्यता के आधार पर बच्चे को नहीं समझा सकते, है ना। आप दंडात्मक उपाय का अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे। आप माता पिता को इसकी जानकारी देंगे, नहीं देंगे। आप संबंधित छात्र या छात्रा को, है ना, छात्रा या फिर छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाने के साथ साथ कुछ और उत्तर पुस्तिकाएं दिखाएंगे और बताएंगे कि कहाँ पर गलती हुआ है जिसके वजह से तुम्हारे अंक कटे हैं, है ना। तो ये हमारा बेस्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या समविभाग का पक्ष नहीं है? यानी कि व्हाट इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो का के अंतर्गत नहीं आता है, वो हमें बताना है। इसके फलस्वरूप सहयोग करने और विद्यार्थियों के प्रगति के संबंध में चिंतन का अवसर होता है। ठीक है, इससे विद्यार्थी को दायित्व से मुक्त करने में नहीं, दायित्व से मुक्त नहीं करेंगे, है ना, दायित्व से हमें मुक्त नहीं करना है। इसके फलस्वरूप माता पिता को अपने बालकों का कार्यनिष्ठा के संबंध में मूल्यांकन का अवसर मिलता है, ये भी ठीक है। इसके फलस्वरूप अपने स्वयं के सबल और दुर्बल पक्ष के मूल्यांकन के लिए कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्कूल के स्तर पर छात्रों की गणित में श्रेष्ठ निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे अधिक सहायक होगी प्राथमिक स्तर के लिए? ठीक है, तो प्राथमिक स्तर के लिए हम क्या कर सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न नहीं देंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं देंगे, समेटिव मूल्यांकन तो भी नहीं करेंगे, हम मौखिक और व्यवहारिक प्रश्न पूछेंगे। कैसे प्रश्न पूछेंगे? मौखिक भी पूछेंगे और व्यवहारिक रूप से पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवर्ती सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है, सबसिक्वेंट, है ना, सबसिक्वेंट लिखा है। ठीक है, इंग्लिश देखने से सबसिक्वेंट। ठीक है, कक्षा शिक्षण के रचनावादी मॉडल की मूलभूत विशेषता नहीं है, यानी कि रचनावादी मॉडल की विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए रचनावादी मॉडल की मूलभूत विशेषता में नहीं आता है, तो रचनावादी में क्या क्या आता है, सहयोग आता है, रिफ्लेक्शन आता है, निर्माण आता है, लेकिन मूल्यांकन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? मूल्यांकन नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर मॉडल की बात हो रही है, ठीक है, न कि उसको असेस करने की बात हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 540 नंबर। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि उनसे भावपूर्ण आकलन सुगम होता है। ठीक है, विद्यार्थियों को विराम मिलता है, गलत बात है। अधिगम बढ़ाने के लिए अधिगम इंद्रियों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है। क्यों करती है? वो प्रभावपूर्ण आकलन को सुगम बनाने के लिए करती है। ठीक है, क्या करती है? सुगम बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर ये वाला गलत हो गया है ना, चलिए क्यों गलत हुआ है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री तथा शारीरिक गतिविधि का उपयोग करती है क्योंकि उनसे, यानी कि यहाँ पर शारीरिक गतिविधि का श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करती है। अधिगम
बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का क्या करती है, उपयोग करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन था, करेक्शन कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 541 नंबर। सिनेमा क्लिप देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने के उपयुक्त विधि है। यानी कि देखिए, सिनेमा देखने के बाद, है ना, तो सिनेमा देखने के बाद हमें कक्षा में क्या कराना चाहिए, वार्तालाप कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, वार्तालाप कराना चाहिए। प्रयोजन, अधिविन्यास और प्रयोगशाला कार्य नहीं कराएंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अधिविन्यास ज़्यादा सही हो जाएगा, है ना, रिफ्लेक्टिव ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, अधिविन्यास का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव, तो बच्चे से हम रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव, ये ज़्यादा बेस्ट आंसर है। ठीक है, क्या बेस्ट आंसर है, तो रिफ्लेक्टिव यहाँ पर बेस्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, इसका इंग्लिश नहीं दिया था इसलिए थोड़ा सा। चलिए आगे देखेंगे। 542 नंबर प्रश्न। सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्चम पायदान पर है। यानी कि सीखने के जो उद्देश्य है उसके सबसे पहले स्थान पर हम किसे रखते हैं। तो देखिए, हम रखते हैं प्रयोग को, सबसे पहले प्रयोग करेंगे, है ना। प्रयोग को हम सबसे पहले क्या करते हैं, उद्देश्य के सर्वोच्चम पायदान पर हम किसे रखते हैं, प्रयोग को रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्चम पायदान पर किसे, सॉरी, यहाँ पर सर्वोच्चम स्थान पर ऐसे हम जाते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा ज्ञान आ जाएगा, फिर आ जाएगा बोध आ जाएगा। तो सबसे सर्वोच्चम स्थान पर क्या आता है, तो मूल्यांकन आता है। ठीक है, क्या आता है, मूल्यांकन आता है। क्या आएगा, मूल्यांकन आएगा। प्रयोग तो बीच में आ जाएगा, यहाँ पर प्रयोग करेंगे, फिर हम एनालिसिस और सिंथेसिस करते हैं ना। तो हमारा सर्वोच्चम पायदान पर कौन है, हमारा मूल्यांकन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बच्चे के शिक्षण उपलब्धि के स्तर के बारे में निम्न में से कौन सा अत्यधिक अविश्वसनीय भविष्य कथन है। अत्यधिक अविश्वसनीय। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे की ऊंचाई और भार। ठीक है, देखिए, शिक्षण उपलब्धि के स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक अविश्वसनीय, अविश्वसनीय की बात हो रहा है ना। तो माता पिता की भूमिका होती है, क्लास में आचरण होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी होती है, लेकिन क्या नहीं होती है, बच्चे की ऊंचाई और भार नहीं होती है। ठीक है, अविश्वसनीय कहने का मतलब है यहाँ पर निगेटिव पॉइंट से। ठीक है, किससे है, निगेटिव पॉइंट से। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट मेथड की बात हो रहा है ना, अप्रत्यक्ष निर्देशात्मक रणनीति है जो एक संचरित पूछताछ प्रक्रिया का उपयोग उपयोग करता है। और जेरोम ब्रूनर ने क्या दिया हुआ है, तो इन्होंने दिया हुआ है डिस्कवरी लर्निंग को दिया है ना। तो डिस्कवरी लर्निंग के काम पर आधारित है। तो देखिए, डिस्कवरी लर्निंग पर आधारित, डिस्कवरी लर्निंग को हम, चलिए, तो डिस्कवरी लर्निंग पर आधारित है। आंसर बताएंगे। अवधारणा प्राप्ति मॉडल है, आयोजक मॉडल है, पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल है, उन्नत आयोजक मॉडल है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष बोल रहा है ना, अप्रत्यक्ष निर्देश मतलब कि यानी कि प्रत्यक्ष नहीं है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है ना, इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट कौन होता है, अवधारणा प्राप्ति मॉडल। ठीक है, बाकी जो आयोजक मॉडल है ये डायरेक्ट है, पूछताछ भी डायरेक्ट है, उन्नत आयोजक, ये तीनों क्या है, डायरेक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन ये जो है वह अवधारणा जो है वह, देखिए, अवधारणा प्राप्ति मॉडल जो है वह इनडायरेक्ट होता है ना। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निबंधात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण की इतनी लोकप्रियता का मुख्य कारण है। जो निबंध वाले परीक्षा टेस्ट होते हैं
उसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? इससे उच्च निदानात्मक मूल्य होता है, नहीं होता है। इसकी उच्च विश्वसनीयता है, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। इसकी संक्षेप तथा संगठन कौशल को मापने की योग्यता, है ना, जो निबंधात्मक कौशल है वो क्यों लोकप्रिय है, तो इसे मापने की जो योग्यता है इस वजह से, ठीक है। चलिए देखते हैं सही होता है या नहीं, बाकी तो लग चुका है, ठीक है। देखिए एक बार इसको देख लेते हैं कि निबंधात्मक परीक्षण की इतनी लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है। इसके संक्षेपण और संगठन कौशल को मापने की योग्यता, यानी कि जो उनके लिखे हुए है ना, उसको मापने की जो योग्यता है वो हमें अच्छे टीचर चाहिए, है ना, उसके लिए। तो इस वजह से निबंधात्मक परीक्षण जो टेस्ट है वो ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 546 नंबर। एक प्रकार का श्रेणीकरण जिसमें अलग अलग श्रेणी बिंदुओं पर अध्येता अध्येता कौन, स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट्स का निश्चित अनुपात होता है, क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष श्रेणीकरण कहेंगे, सापेक्ष श्रेणीकरण कहेंगे, निरपेक्ष श्रेणीकरण कहेंगे या फिर प्रत्यक्ष श्रेणीकरण कहेंगे? तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, सापेक्ष श्रेणीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? सापेक्ष श्रेणीकरण कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है वो किस पर उपयुक्त नहीं है? विचार के विकास और संगठन में, ये तो है नहीं हो, मतलब कि इस पर हो सकता है ना। लागत कम करने में, निर्माण को सुगमता हेतु, ये इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अनुमान तत्वों के बचाव में नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 548 नंबर। विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति द्वारा सबसे अच्छी तरह परीक्षण किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? लेखन शैली और अभिव्यक्ति शैली के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? कक्षा में मौखिक प्रश्न और उत्तर का नहीं, ये तो लेखन में आएगा नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का मानकीकृत परीक्षण नहीं करना है, ठीक है, मानकीकृत की वजह से गलत हो गया। विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण करेंगे। उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा हमारा? विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण के लिए, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 549 नंबर। पिंटनर पैटर पैटर्सन पैमाना, जो पिंटर पैटर्सन में पैमाना है ना, वो क्या है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? निष्पादन परीक्षण के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? निष्पादन परीक्षण के लिए होता है। चलिए आगे देखेंगे 550 नंबर प्रश्न। देखिए 550 नंबर प्रश्न, विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजक को घटाने का कौन सा एक तरीका नहीं है? कौन सा एक तरीका नहीं है, ठीक है, परीक्षा में उत्तेजक को घटाने से? अधिकांश ग्रेड को अधिकांश ग्रेड्स को एक या दो ग्रेड्स पर आधारित करने से बचना, ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर तो परीक्षा उत्तेजक को घटाने का कौन सा तरीका नहीं, यानी कि हमें बढ़ाना है ना, ऐसा देख लो। अब नहीं बोला है तो हमें बढ़ाना है, ठीक है। लिखित परीक्षा पर जोर देंगे तो बढ़ेगा। अनावश्यक समय दबाव बचाना, ये गलत हो गया। परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्टता उपलब्ध कराना, ये भी गलत है, ठीक है। स्पष्टता नहीं लाना है, देखिए परीक्षा के पाठ्यक्रम में बोला है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। लिखित परीक्षाओं पर जोर देंगे तो वो सही दिशा में जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें निगेटिव से, यहाँ पर देखिए बोला निगेटिव गया है और नहीं बोल दिया है, यानी कि इसका अर्थ है पॉजिटिव की ओर, है ना। तो लिखित परीक्षा पर जोर देना, ठीक है। विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने का कौन सा तरीका नहीं है? तो लिखित परीक्षा पर जोर देना जो है वह उत्तेजना को घटाने का ये नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन क्यों लिया गया है
कि विद्यार्थी में परीक्षा उत्तेजना घटाने के लिए निम्नलिखित तरीके क्या है। यानी कि जो परीक्षा में उत्तेजना है ना, उसको हमें घटाना है। तो क्यों घटाना है? अधिकांश ग्रेड्स को 1 या 2 ग्रेड्स पर आधारित करने से बचाना है, अनावश्यक समय दबाव से बचाना है, परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित में स्पष्टता का उपलब्ध भी कराने से हो जाएगा, घटेगा, है ना। विद्यार्थी के अनुरूप वातावरण का निर्माण करेंगे तो भी घटेगा, ठीक है। लेकिन जो लिखित परीक्षा पर जोर देना, यह परीक्षा उत्तेजना को घटाने का तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षण का मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। जो अध्यापक निर्मित है और मानकीकृत परीक्षण है, दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? वस्तुगतता का, मानक का, विपन्नता का, या फिर सक्षम गुणवत्ता का। तो देखिए किसका होता है, उसके ऑब्जेक्टिविटी का होता है ना, ठीक है। किसका होता है? उसके वस्तु जो भी वो निर्धारित कर रहे हैं उस वस्तु पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 552 नंबर प्रश्न, कक्षीय परीक्षण का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कक्षा में परीक्षा है उसका मुख्यतः प्रयोग क्या है? पाठ्यक्रम की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए करते हैं, छात्रों की ग्राह्यता का पता लगाने के लिए करते हैं, यानी कि छात्र ने कितना ग्रहण किया है उसको पता लगाने के लिए करते हैं। तो देखिए जो हमारा कक्षा में जो मुख्यतः हम छोटे छोटे परीक्षाएं लेते हैं, वो क्या करते हैं, छात्रों की जो मतलब कि छात्र ने कितना ग्रहण किया है ना, उस चीज़ का हम पता लगाते हैं, ठीक है। उस चीज़ का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। हम टेस्ट की बात कर रहे हैं ना कि मूल्यांकन की। अगर मूल्यांकन देखते तो ये होता, लेकिन हम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है 553 नंबर, एक मछली की कहानी शिक्षिका पढ़कर सुनाती है और बच्चों को इसका उत्तर देने को कहती है। कल्पना कीजिए कि आप एक तालाब की मछली हो। आप अपने आसपास क्या देखते हो? यह इसका उदाहरण है। अब देखिए टीचर जो है वह बच्चों से कल्पना करा रही है ना। तो कल्पना करा रही है तो क्या है ये? परिजान प्रश्न है, खुला अंत प्रश्न है, बंद अंत प्रश्न है, बहु विकल्पी प्रश्न है। तो ये हो जाएगा हमारा ओपन इंडेड क्वेश्चन, है ना। बच्चे जो है वह अलग अलग आंसर देंगे, तो ये क्या हो गया? खुला अंत वाला प्रश्न हो गया, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए प्रश्न ऊपर में है, आंसर नीचे में। सामान्यतः कसौटी संदर्भित परीक्षण निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होती है? यानी कि कसौटी संबंधित परीक्षण, ठीक है, किस उद्देश्य के लिए होता है? राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों के साथ एक स्कूल में छात्र की उपलब्धि की तुलना करने के लिए होता है। यानी कि हम तुलना करेंगे इसमें, सॉरी यहाँ पर कसौटी संदर्भित परीक्षण की बात है ना। तो देखिए तुलना करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। तुलना करना तो वैसे भी गलत है। शिक्षकों को यह जानने में मदद करता है कि क्या उन्होंने उनके विषय उद्देश्य को पूरा किया है, ये हो सकता है, ठीक है। यह निर्धारित करने में मदद करना कि छात्र को हाई स्कूल के बाद क्या करना है, नहीं, हाई स्कूल के बाद क्या करना है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, है ना। तो देखिए यहाँ पर बी और सी तो आएगा नहीं, तो आ गया केवल यहाँ पर बी, ठीक है। क्या आया है? ओनली बी। ओनली बी यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 555 नंबर, खालिश स्थान उपकरण शिक्षकों को यह निर्देश करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिक्त प्रदान है। कितनी परीक्षण यानी कि और कितने टेस्ट जो है वह रिक्त है, इसको बताता है। कौन बताता है? तो उसका ब्लूप्रिंट बताता है ना। हम जो ब्लूप्रिंट बना के रखे हैं, तो उस ब्लूप्रिंट में हमने कौन कौन से टेस्ट पहले, या मान के चलो कि इसमें हमने 5 टेस्ट रखे हैं, तो हमने इसको कर लिया, इसको कर लिया है, इसको कर लिया है, तो कितनी और बची हुई है वो कौन बताता है? हमारा ब्लूप्रिंट बताता है। सॉरी, टेस्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो बताएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लूप्रिंट 2 दिया है, लेकिन किसको बताएगा? टेस्ट का ब्लूप्रिंट बताएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे,
शिक्षक द्वारा पूछे गए किस प्रकार के प्रश्नों को अभिसारी प्रश्न कहा जाता है, यानी कि कन्वर्जेंट क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है। एकल सही उत्तर वाला प्रश्न यानी कि सिंगल करेक्ट आंसर को हम कन्वर्जेंट कहेंगे। दूसरा है निश्चित सही उत्तर वाले प्रश्न को, एकल और निश्चित सही उत्तर वाले प्रश्न को सही कई सही जवाब वाले तो अपसारी चिंतन में चला जाएगा। तो देखिए अभिसारी जो है वह एकल सही उत्तर होता है और निश्चित होता है ना, तो दोनों ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एकल भी होता है और निश्चित भी होता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 557 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि नहीं है, यानी कि नहीं है, ये हमें बताना है। स्कोर कार्ड ये है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ये भी है, सोशियोमेट्री ये भी है, लेकिन जो जियोग्राफी है ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है 558 नंबर प्रश्न, कूट वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर एक शिक्षक को अपने छात्रों के बीच खोज सिखाने यानी कि खोज सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ योजना की सफलता का मापन चाहिए। छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न की प्रासंगिक वृद्धि में, यानी कि जो छात्र द्वारा पूछे गए प्रासंगिक वृद्धि, ये तो सही हो गया, इसको हम शामिल भी करेंगे, है ना। अन्य छात्र शिक्षक पाठ्य पुस्तकों की राय को चुनौती देने में छात्र में विश्वास होना चाहिए, ये भी ठीक है ना। खोज के लिए विश्वास होना तो बहुत ज़रूरी है ना। आवृत्ति जिसके साथ छात्र प्रश्न पूछते हैं ये भी ज़रूरी है। ठीक है, या आवृत्ति जिसके साथ, यानी कि बच्चे जो है पूछने चाहिए कैसे, आवृत्ति बार बार पूछने चाहिए, है ना। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, सही हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 559 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न के लिए छात्रों को डिज़ाइन करने, नया स्वरूप देने की आवश्यकता है जिसमें नवीनता का अच्छा समावेश है। पूछे गए विविध प्रकार के प्रश्न, ठीक है। चुनौतीपूर्ण मान्यताओं पर आधारित प्रश्न जो है वह नवीनता नहीं लाएगा। भविष्य की समस्या हल करने वाले प्रश्न, यहाँ पर हम डिज़ाइन को नया रूप दे रहे हैं ना, तो हम विविध प्रकार के क्या करेंगे, वहाँ पर प्रश्न करेंगे। कैसे प्रश्न करेंगे, डाइवर्जेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारा ए ही सही हो जाएगा, रिश्तों को कायम करने के लिए नहीं, ये तो वैसे भी गलत था। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रश्न नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रश्न नहीं है। परिणाम संबंधी प्रश्न, संवेदनशील प्रश्न, उत्तेजक प्रश्न, अपसारी प्रश्न होता है ना। प्रोवोकेटिव प्रश्न होता है ना। कौन से मतलब कि परिणाम संबंधी भी प्रश्न होता है, लेकिन संवेदनशील प्रश्न नहीं होते हैं, है ना। संवेदनशील प्रश्न नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न डाइवर्जेंट प्रश्न होते हैं। कई सही जवाब वाले प्रश्न जो है वह डाइवर्जेंट होते हैं, सही बात है। दोनों एकल और निश्चित नहीं, ये डाइवर्जेंट नहीं होगा। निश्चित सही उत्तर वाले ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही दिख रहा है। एकल सही प्रश्न तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है 562 नंबर प्रश्न। यहाँ पर इसके आंसर दे दिए हैं नीचे में बहुत, चलिए दिखेगा, ऐसा करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर मूल्यांकन परिणाम का उपयोग यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना, मुझे ही नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर मूल्यांकन परिणामों का उपयोग 3 प्रमुख शीर्षों पर केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से
वे प्रमुख शीर्ष है, यानी कि 3 प्रमुख शीर्ष पर मूल्यांकन के जो शीर्ष है वो केंद्रित होता है। और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, मूल्यांकन परिणाम से ताकत और कमजोरियों की पहचान करता है, ये सही है। गणित सीखने में विशिष्ट समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान करना, सही बात है ना। गणित अगर हम सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, विशिष्ट समस्या की पहचान करेंगे और उसका समाधान भी करेंगे, है ना। शिक्षार्थी, अभिभावक और अन्य हितधारकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये भी हो जाएगा। तो तीनों ही यहाँ पर सही हैं। चलिए देखते हैं, तीनों ही सही वाला ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन में माता पिता की क्या भूमिका है, यानी कि मूल्यांकन में माता पिता की कैसी भूमिका होती है। केवल शिक्षक माता पिता ही प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया, है ना। अनपढ़ माता पिता भी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि माता पिता को पढ़े लिखे वाले ही हो। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, एक ऑप्शन ओनली 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ओनली 2। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 564 नंबर प्रश्न। देखिए, खाली स्थान के अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक है, यानी कि एक के अलावा जो है वह बाकी जो है वह कक्षा में चलने वाली, यानी कि क्लासरूम प्रोसेस होता है। शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना क्लासरूम प्रोसेस है क्या, नहीं है। शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन क्लासरूम प्रोसेस नहीं है। कक्षा संचालन है, छात्र के अधिगम का आकलन भी क्लासरूम में होता है। अपेक्षित अधिगम परिणाम भी क्लासरूम में चलने वाली है, लेकिन शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन हम नहीं करते हैं क्लासरूम में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 565 नंबर प्रश्न। केवल उन प्रश्नों या समस्याओं की संख्या है जिनका छात्र ने उत्तर दिया या उचित रूप से हल किया, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रश्नों या समस्याओं की संख्या है जिनका छात्र ने उत्तर दिया है और उचित रूप से हल किया है, उसे हम क्या कहेंगे, रो स्कोर कहेंगे। यानी कि इस प्रकार से ऐसे स्कोर कार्ड बनाएंगे, तो ये रो स्कोर है, मानक स्कोर है, प्रतिशत स्कोर है, परिकलित स्कोर है, तो ये बाकी तो है नहीं, तो ये किस में आ जाएगा, रो स्कोर में आ जाएगा। कि देखिए यहाँ पर मान के चलो कि मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा, बच्चे ने क्या किया, टिक किया, सही वाला। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया, बच्चे ने टिक किया, तो ये क्या है, रो उत्तर है। ठीक है, रो स्कोर वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक बच्चों में संख्यात्मक कौशल विकसित करने के एक आदर्श तरीके नहीं है, यानी कि आदर्श टेक्निक नहीं है। तो आदर्श टेक्निक क्या नहीं है, तो रटना जो है नहीं होगा, ये गलत होता है। वर्गीकरण, छटाई, आदेश, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला है 567 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहा है, कंप्यूटर आधारित आकलन कर रहा है, शिक्षक नीति आकलन कर रहा है। तो देखिए शिक्षक नीति तो वैसे भी हो गया, केवल कार्यभार गलत हो गया, समकक्षा आकलन जो है वह आ जाएगा। पीयर असेसमेंट जो है वह किसके अंतर्गत आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आता है ना। चलिए यहाँ पास क्या पूछा है, नहीं पूछा है ना, यहाँ पास मैंने दूसरा ले लिया। चलिए यहाँ पर क्या पूछा था, उपागम नहीं है, ये पूछा है ना। तो कंप्यूटर आधारित जो है वह हो सकता है ना। शिक्षक नीति आकलन हो सकता है, लेकिन केवल कार्यभार जो है वह नहीं होगा। ठीक है, केवल वाला जो है वह ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा था, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में नहीं आता है, ये पूछा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तब होती है जब बच्चा प्रश्न को समझने में सक्षम होता है, लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक संचालन या संचालन के क्रम की पहचान करने में असमर्थ होता है। तो ये त्रुटि कब होती है,
तो ये होती है रूपांतरण त्रुटि। कैसी त्रुटि होती है? रूपांतरण त्रुटि होती है। ठीक है, जब बच्चा जो है वह क्या करता है, कन्वर्जन करता है ना, तब होता है। ठीक है, ऐसा त्रुटि पठन, कूट लेखन और समझने में जो त्रुटि है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 569 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आगे सीखने को बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य घटक के रूप में कार्य करता है? आगे बढ़ाने के लिए, है ना, तो आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य करता है? हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 570 नंबर। यह परीक्षण के परिणाम सुसंगत है तो इसे क्या कहा जाएगा? यानी कि कोई परीक्षण का परिणाम अगर सुसंगत है तो हम उसे कहेंगे वैध परीक्षण। क्या कहेंगे? उसे वैध परीक्षण कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आंसर क्या लिया है? सी को लिया है, विश्वत परीक्षण रिलायबल। यह परीक्षण के परिणाम को सुसंगत है, इसे कहा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग सी दिया हुआ, सी ही लेंगे, विश्वत परीक्षण। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस वाले प्रश्न में क्या वैध परीक्षण हो सकता है या नहीं, है ना। चलिए अगला देखेंगे, 571 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ आधारित योजना शिक्षण मूल्यांकन से सबसे कम संबंधित है? यानी कि जो सबसे कम संबंधित है वो बताना है वस्तुनिष्ठ आधारित योजना शिक्षण मूल्यांकन में। ठीक है, स्पष्ट प्रशासनिक नीतियाँ नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो स्पष्ट तो होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन जो है वह गलत है। स्पष्ट पाठ्यक्रम परिभाषा हो सकता है लेकिन प्रशासनिक नीतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, शिक्षक कार्यभार में आसानी, ये भी हो सकता है। सुनिश्चित आकलन वैधता, इसको भी हम रख सकते हैं लेकिन हम क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और उससे संबंधित प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? देखिए, स्मरण करने वाले प्रश्न पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये सत्य है या असत्य है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, जो स्मरण करने वाले प्रश्न हैं उसे हम क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना। जो स्मरण करने वाले प्रश्न है उसे हम जैव निम्नीकरणीय प्रश्न कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा असत्य। ठीक है, अगला है मान्यता मान्यता करने वाले प्रश्न वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? यानी कि जो मान्यता करने वाले प्रश्न हैं उसमें हम ऐसा प्रश्न करेंगे क्या कि वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो ये भी नहीं आएगा, है ना, ये भी मान्यता के आधारित नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों ही नहीं है। आगे देखेंगे, देखिए प्रश्नों में निम्न प्रकार है, क्या क्या है? अनुपालन है, आलंकारिक है, विस्मरण है, स्मरणीय है, मान्यता है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 573। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई है ना, के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नांकित में से क्या नहीं आता है? यानी कि क्या नहीं आता है ये हमें बताना है। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न में स्वच्छता आता है, सहयोग आता है, चित्रकला अनुशासन आता है लेकिन चित्रकला नहीं आता है ना। कंटिन्यूअस मूल्यांकन में चित्रकला नहीं आता है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए 574 नंबर प्रश्न, जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, प्रणाली के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? यानी कि गलत कथन हमें यहाँ पर भी बताना है। बच्चे में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना है क्या? नहीं बढ़ाना है, यही गलत है।
ठीक है, यही गलत है और गलत ही पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं। सामग्री के छोटे हिस्से पर सीखने की प्रगति की पहचान की जाती है, ये तो सही है। उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, सही है। गैर शैक्षणिक योग्यताओं की पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत ऑप्शन ए है। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ तक दिख जाएगा। जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है प्रणाली के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। सीसीई में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन आते हैं? देखिए इसको पढ़ा होगा है ना, कि कितने कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन आते हैं, तो 40% आता है। ठीक है, कितना आता है? 40% आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? ठीक है, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन का आधार कौन सा होना चाहिए? संवाद कौशल, लेखन कौशल, प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग, समूह में परियोजना कार्य, कौन सा होगा? यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन में है ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, तो उसमें हम क्या करेंगे? प्रयोगशाला, क्रियाकलाप तथा प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 577 नंबर। विद्यार्थियों के शैक्षिक परीक्षण की विवेचना करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए, यानी कि देखिए शैक्षिक परीक्षण कर रहे हैं तो अध्यापक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? उपस्थिति का ध्यान में रखना चाहिए, ग्रेड का, आयु का, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए अगर आप कोई भी प्रश्न सेट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो आप उसकी उपस्थिति, ग्रेड, आयु, है ना, में से किसका आप ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों के शैक्षणिक, है ना, परीक्षण की विवेचना करते समय उपस्थिति का, ग्रेड का, आयु का, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम कोई शैक्षिक परीक्षण कर रहे हैं ना, हम अगर एजुकेशनल टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, बच्चे का क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एजुकेशनल टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, देखेंगे समझेंगे। यहाँ पर जो शैक्षणिक परीक्षण है, एजुकेशनल टेस्ट है, उसमें हम क्या ध्यान में रखेंगे ऑप्शन के अनुसार? तो देखिए बच्चे की आयु को देखेंगे, टेस्ट में क्या नहीं देखेंगे, है ना। अगर हम किसी का परीक्षण कर रहे हैं तो उसकी आयु थोड़ी देखेंगे, ग्रेड को थोड़ी देखेंगे। ग्रेड तो तब मिलेगा जब वो परीक्षण में कुछ हम अंक देंगे। तो हम क्या देख सकते हैं? उसके उपस्थिति को देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, केवल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उपस्थिति का हम देख सकते हैं कि बच्चे ने कितनी उपस्थिति दी है, तो वो भी एक क्या होता है? परीक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन आयु, ग्रेड ये परीक्षण के अंतर्गत नहीं है। लेकिन देखते हैं आंसर क्या लिया हुआ है। चलिए ए ही लिया हुआ है, लेकिन पढ़ते हैं क्यों लिया है। विद्यार्थी के शैक्षणिक परीक्षण की विवेचना करते समय अध्यापक को उनकी उपस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि अगर अध्यापक जो है वह किसी परीक्षण का विवेचना कर रहा है तो उसकी जो उपस्थिति है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना। अध्यापक को परीक्षण का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी परीक्षण से बिल्कुल भी विचलित न हो, है ना। यानी कि कोई बच्चा जो है कम उपस्थिति वाला है ना। इसका कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, है ना। अगर विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो दो प्रकार के बच्चे मिलेंगे, एक तो जिन्हें परीक्षा से डर लगता है और एक जिन्हें परीक्षा करना है ना। तो जो परीक्षा से डर लग रहा है उनको भी हमें देखना है, तो उनकी जैसी उपस्थिति होगी, अगर मान के चलो कि कम उपस्थिति है तो हम थोड़े सरल वाले टेस्ट करा सकते हैं, है ना, रुचि को बढ़ाने के लिए। तो ये बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाए तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे? किस पर डालेंगे? विद्यालय में उपलब्ध कमजोर सुविधा पर डाल देंगे क्या, कि बच्चे ने आपके वजह से असफल हो गए कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अधिकारी की कमजोरी हो जाएगी क्या? नहीं। हम
खुद पर लेंगे। किस पर लेंगे? आप अपनी शिक्षण विधि पर क्या करेंगे? नज़र डालेंगे कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे को सुसंगत नहीं लगा, है ना? ठीक है, चलिए अगला है 579 नंबर प्रश्न। किसी व्यवसाय में सफलता के संभावित चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। अगर किसी व्यवसाय में आपको सफलता होना है तो आप कौन सा यहाँ पर कौशल जो है वह आपको दिखने को मिलेंगे? व्यक्तिगत क्षमता के मूल्यांकन में क्या व्यक्तिगत क्षमता के मूल्यांकन देखेंगे? देखिए, अगर किसी व्यवसाय में सफल होना है तो आपको कौशल की ज़रूरत होती है, और कौशल कैसा होता है? तो व्यक्तिगत ही होता है। ठीक है, व्यवसाय में मूल्यांकन तो तब आएगा जब आप व्यक्तिगत कौशल होंगे, है ना? व्यवसाय की सामाजिक मान्यता पर नहीं रखेंगे। मान्यता क्या बोल रहा है? तो कोई व्यक्ति जो है वह व्यवसाय में पहले ही कुशल है तो हमेशा कुशल रहेगा क्या? नहीं, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, है ना? व्यवसाय संबंधी उपलब्धता ये नहीं होगी। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, अब दो ही बचे हैं, दो में से ए ही सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 580 नंबर। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो देखिए, छात्रों का सही मूल्यांकन करना है तो आप कौन सी विधि अपनाएंगे? रचनात्मक मूल्यांकन अपनाएंगे, सतत मूल्यांकन अपनाएंगे, कोर्स के अंत में? तो कोर्स के अंत में नहीं, प्रत्येक 6 माही में नहीं। रचनात्मक आप अपना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप मूल्यांकन को कंटिन्यू रखें, है ना? क्या रखें? कंटिन्यू रखें। ठीक है, देखिए रचनात्मक नो डाउट है ना? लेकिन सतत मूल्यांकन को क्यों जोड़ा गया रचनात्मक में? क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे का मूल्यांकन कैसा हो? सतत रूप में हो, है ना? ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 581 नंबर प्रश्न। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? यानी कि आप शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तो क्या जरूरी है? विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन, कंटिन्यूअस, है ना? चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। व्यापक मूल्यांकन करता है, यानी कि व्यापक मूल्यांकन यानी कि के निर्धारण से सूचित होता है, ऐसा होगा, है ना? यहाँ पर इधर उधर लिखा गया है। व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? यह अध्यापक प्रवृत्ति है? नहीं है। सैद्धांतिक विषयों से संबंधित है? नहीं है। ठीक है, दो तो ऐसे कट गए। शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों करता है ना? व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों मूल्यांकन करता है। ठीक है, अगला देखेंगे मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थ राह है, यानी कि मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थ क्या है? ठीक है, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन है, तो यही है, ऑप्शन यही है ना? मूल्यांकन का मेन अर्थ क्या होता है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, सेमेस्टर पद्धति नहीं, रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं, हेतु लक्ष्य भी नहीं करना है। ठीक है, अगला है 584 नंबर प्रश्न। विद्यालय आधारित आकलन यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या बोलता है? मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर? तो देखिए, स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट होता है वो लगभग फॉर्मल असेसमेंट जैसा होता है ना? तो ये क्या कहता है? किसी भी कीमत पर विद्यार्थी के अच्छे ग्रेड आने चाहिए? नहीं। विद्यालय बाह्य निकाय की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होते हैं? हम ठीक है, ये सही हो सकता है ना? चलिए अगला है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए यानी मितव्ययी होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बेहतर जानते हैं, ये ज़्यादा सही है ना? जो विद्यालय स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो क्या बोलता है कि जो एक्सटर्नल आते हैं ना, एक्सटर्नल क्यों मार्क्स को स्कूल के टीचरों पर छोड़ता है? इसीलिए छोड़ देता है ना? चलिए आगे देखेंगे अगला है 585 नंबर प्रश्न। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि वह अनिवार्य है, क्रियान्वित करना सरल है, न्यूनतम सूचना प्रदान करता है, विद्यार्थियों में कौशल विकास को इंगित करता है। इसलिए यानी कि जो पोर्टफोलियो है वो क्या करता है? विद्यार्थियों में कौशल विकास को इंगित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? मतलब कि यहाँ पर
कौन सा संयोजन जो है वह सही है ये बताना है। एक शिक्षक एक पक्षीय व्यवहार के बारे में एक छात्र की लिखित प्रतिक्रिया को सही कर रहा है, अनौपचारिक आकलन होगा क्या? नहीं। अनौपचारिक तो तब होता है जब वो बहुपक्षीय कार्य करता है ना। अनौपचारिक तब हम कहते, इनफॉर्मल हम तब कहते जब टीचर जो है वह एक पक्ष को ना लेकर के बहुपक्ष को लेते है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो हो गया गलत। ठीक है। दूसरा है, एक शिक्षक दो छात्रों के बीच एक वार्तालाप सुन रहा है ना। उस उसमें उसमें उनमें देखिए, उसने उनमें से एक अपने चाचा के घर पर गए पक्षियों का वर्णन कर रहा है। औपचारिक आकलन के अंतर्गत आएगा? तो नहीं, ये अनौपचारिक है ना। क्योंकि वो वास्तविक चीज़ों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वास्तविक चीज़ों की। और वास्तविक चीज़ जो है वह औपचारिक नहीं होती है, अनौपचारिक होती है। तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो गए? गलत हो गए। अब देखिए दोनों ही गलत हो गए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? न तो एक न तो दो। ठीक है, न तो एक न तो दो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 587 नंबर। शिक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा क्या है? यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा जो है वह क्या है ये बताना है। संक्षिप्त उत्तरों की आवश्यकता वाली प्रश्न नहीं, संक्षिप्त उत्तर तो हो है ना। आवश्यकता वाली प्रश्न परीक्षा, संक्षेपित उत्तरों की आवश्यकता वाली परीक्षा, अत्यंत छोटे उत्तरों की आवश्यकता वाली परीक्षा। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है ना। ठीक है, क्या होता है? बहुत छोटा। बहुत छोटा कहने का मतलब है निश्चित है ना, और एक ही उत्तर होता है, तो अत्यंत छोटा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सी वस्तुनिष्ठ नहीं है? तो इसमें से कौन जो है वह वस्तुनिष्ठ नहीं है ये हमें बताना है। सादृश्य एनालॉजी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी है, सत्य असत्य ये भी है, लेकिन जो समझ है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 589। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचार को सुव्यवस्थित करने के लिए सम्मिलित है। यानी कि ज्ञान और विचार को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या सम्मिलित है? स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, सूचना मानचित्रण और अवधारणा मानचित्रण नहीं, अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक ये भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमें ज्ञान और विचार को क्या करना है? सुव्यवस्थित करना है ना। तो हमें क्या करना है? स्मरण संकेत समीक्षा प्रश्न देने हैं, और ये तो वैसे भी दंड को देख करके गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 590 नंबर प्रश्न। देखिए 590 क्या बोल रहा है कि शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन यानी कि जो समेटिव असेसमेंट है इसका उद्देश्य क्या होता है? सत्र के समाप्त होने का आकलन को बताता है, कक्षा के दौरान फॉर्मेटिव है, परियोजना फॉर्मेटिव है, पाठ के अंत में आकलन नहीं। यहाँ पर तो दो दो आंसर है ना। सत्र के समाप्त होने के बाद का आकलन, पाठ के अंत में आकलन। तो यहाँ पर ये वाला ज़्यादा मतलब कि सही है, क्योंकि सत्र के समाप्त होने पर आकलन हम फॉर्मेटिव में भी रख सकते हैं, है ना। किस में भी रख सकते हैं? फॉर्मेटिव में भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो सत्र के समाप्त होने वाला ये तो सबसे गलत है, तो यहाँ पर यही सही होगा, पाठ के अंत में आकलन, है ना। सत्र के समाप्त फॉर्मेटिव समेटिव दोनों हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ पर सत्र ये नहीं बता, सत्र तो वही है। चलिए देखिए यहाँ पर डी ही लिया गया है क्योंकि वहाँ पर वो स्पष्ट था। ठीक है, अगला है पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। यानी कि जो पाठ वाले प्रश्न है उसका सबसे उपयुक्त उपयोग क्या होता है? तो देखिए पाठ वाले प्रश्नों का सबसे उपयोगी चीज़ क्या है? परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना है? नहीं है। अध्यापक के महत्वपूर्ण भागों को पहचानना है? ये भी नहीं है। सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थी को सक्षम बनाना है?
पाठ वाले प्रश्न। ठीक है, विद्यार्थी के लिए अध्याय सारांश प्रस्तुत करने और शिक्षक की सहायता करने पर नहीं होता है। अगला है 592 नंबर प्रश्न। मासिक रूप से खाली स्थान मासिक रूप से बच्चे की ऊंचाई वजन को मापकर किया जाता है। देखिए, बच्चे की किसको बोल रहा है? बच्चे की ऊंचाई और वजन को मापकर किया जाता है। व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन को, टीकाकरण को, तो ये तो टीकाकरण को नहीं, दांत की जांच को नहीं, मुफ्त दवा ये भी नहीं है। तो बच्चे के स्वास्थ्य का जो मूल्यांकन करते हैं हम क्या करते हैं? उसके वजन और ऊंचाई को माप करके करते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 553 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को 3 संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणात्मक, भावात्मक डोमेन का भी आकलन करना चाहिए। यानी कि देखिए, ये तीनों जो है वह किसके अंतर्गत आता है? फॉर्मेटिव के अंतर्गत आएगा, व्यापक के आएगा, होलिस्टिक असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, या फिर निरंतर। अब ये चुनौती वाला प्रश्न बन गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम तीनों पक्ष को ले रहे हैं। किसको? कॉग्निटिव को भी, अफेक्टिव को भी और साइकोमोटर को भी, है ना। तीनों को हम ले रहे हैं, कैप को ले रहे हैं। तो कैप जो है वह किसके अंतर्गत आता है? व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? व्यापक, है ना। अगर हम सभी पक्ष को देख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है। मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। सतत मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है? नहीं, गलत बात। व्यापक मूल्यांकन मूल्यांकन की नियमितता है? नहीं, नियमितता को नहीं बताता है ना। नियमितता कहने से ही ये क्या हो गया? गलत हो गया है। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट है? नहीं, व्यापक नहीं है, बल्कि निरंतर मूल्यांकन है ना। तो ये वाला तो गलत हो रहा है, ये भी गलत हो गया है ना। तो यहाँ पर दोनों ही गलत है, नाइदर नॉर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? देखिए अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं आता है? कार्य देना आता है, सत्र परीक्षा जो है वह फॉर्मेटिव में नहीं आता है, समेटिव में आता है। ठीक है, किस में आता है? समेटिव में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मीनाक्षी अपने वर्ग को मैदानी पर्यटन, यानी कि मीनाक्षी जो है अपने वर्ग कहने का मतलब है क्लास से, ठीक है, अपने क्लास को मैदानी पर्यटन पर ले जाती है और वापस आने के बाद वह अपने शिक्षार्थी से चर्चा करती है। इसकी सूचितार्थ है, यानी कि इसका अर्थ क्या है? जो मीनाक्षी ने ले गया है उसका अर्थ क्या है? शिक्षण का मूल्यांकन कर रही है, शिक्षण के लिए मूल्यांकन कर रही है। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर्मेटिव ऑफ असेसमेंट है, फॉर्मेटिव ऑफ असेसमेंट है, या फिर फॉर्मेटिव सॉरी यहाँ पर असेसमेंट ऑफ और लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो रहा है। ठीक है, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर की बात है ना, शिक्षण के लिए मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे, यहाँ पर शिक्षण के लिए क्या है? मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, ना कि मूल्यांकन के लिए शिक्षण है। मूल्यांकन के लिए शिक्षण है, जो भी शिक्षण कार्य किया है उसके लिए वहाँ पर क्या हो रहा है? मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि बच्चा अगर फेल हो गया मतलब व्यवस्था ही क्या है? फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 598 नंबर, योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? योगात्मक मतलब कि समेटिव, तो एंड ऑफ टर्म होता है ना। आधा
पहले और आधा सीखने के बाद आयोजित किया जाता है? नहीं। ठीक है। सीखने के बीच में होता है? नहीं होता है। पढ़ने से पहले और सीखने के बाद, तो देखिए सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग होता है ना, कैसा होता है? आफ्टर लर्निंग होता है। समेटिव असेसमेंट कैसा होता है? आफ्टर लर्निंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला है 599, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान व्यापक आकलन, योगात्मक आकलन, व्यापक मूल्यांकन या फिर रचनात्मक आकलन? तो वो किया जाता है रचनात्मक आकलन, है ना। सीखने के समय ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है हमारा लास्ट प्रश्न। यूनिट परीक्षा और कक्षा परीक्षा जैसे आकलन निम्न के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो यूनिट टेस्ट होता है और जो कक्षा में जो परीक्षाएं ली जाती है छोटी छोटी, है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? फॉर्मेटिव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फॉर्मेटिव के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा लगभग 110 या 8-9 के प्रश्न थे। ठीक है, 110-9 के आसपास प्रश्न थे। ठीक है, वो सभी हमने कर लिए हैं। यहाँ से आप लोगों को कम से कम 4 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए क्लास में।